हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास शाक्य आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे संविधान की 12 अनुसूचियों के बारे में। तो संविधान जब हमारा लिखा गया तो स्टार्टिंग में, शुरुआत में इसमें सिर्फ 8 अनुसूचियां थीं, ठीक है। लेकिन आज की तारीख में इसमें कुछ और अनुसूचियां जोड़ दी गई। समय के हिसाब से जैसे परिवर्तन होते गए, जैसी ज़रूरत महसूस हुई, उस हिसाब से संविधान निर्माताओं ने, यानी कि हमारी संसद ने, पहले तो संविधान निर्माता सभा थी, लेकिन एक बार संविधान बन गया तो संविधान में किसी भी तरह की नई चीज़ जोड़ने का काम अब संसद का है। तो संसद ही आज के समय में संविधान की निर्माता, और उसमें जो भी संशोधन होते हैं, संशोधनकर्ता भी संसद ही है, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे संविधान की 10 अनुसूचियों के बारे में। इस सीरीज़ में मैं जो वीडियोस डालूंगा, इन वीडियोस को मैं छोटा छोटा रखने की कोशिश करूंगा, सो दैट एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से अगर कोई एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं तो आपका भी फ़ायदा हो, और बाकी लोग जो जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज देखना चाहते हैं उन्हें भी फ़ायदा हो, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। कौन कौन सी 8 अनुसूचियाँ थी शुरुआत में और कौन कौन सी ऐड हुई हैं। तो सबसे पहली जो अनुसूची थी, जब भारत का संविधान बना, सबसे पहली अनुसूची थी टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी भारत का जो एरिया है, टेरिटरी है, उसके बारे में। क्या टेरिटरी होगी, कैसे डिफ़ाइन होगी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। कितने स्टेट होंगे, कौन कौन से हमारे स्टेट्स हैं, कहाँ कहाँ तक हमारा एरिया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें ये टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर जो पहली अनुसूची थी उसमें डिस्कस किया गया। दूसरा जो था वो था एमुलमेंट्स एंड सैलरीज़। जो हमारे नेता होंगे, जो हमारे लीडर्स होंगे, जो एमपीज़ होंगे, जो एमएलएज़ होंगे, उनकी सैलरी कैसे डिसाइड होगी, क्या उनकी सैलरी का प्रारूप होगा, ये सारा का सारा जो है सैलरी स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये सारी की सारी चीज़ें दूसरी अनुसूची में बताई गई थी, सेकंड शेड्यूल में, ठीक है। थर्ड शेड्यूल आप देखिए, उसका है एफर्मेशंस एंड ओथ, ठीक है। यानी जो पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं हमारे नेता, जब भी कोई प्रधानमंत्री बना या मुख्यमंत्री बना या किसी भी पद की, कैबिनेट के मंत्री की शपथ, हर किसी को शपथ दिलाई जाती है। तो जो भी शपथ दिलाई जाती है उसका एक प्रारूप होता है उस शपथ पत्र का। तो उस शपथ पत्र का जो प्रारूप होता है वो हर तरह के पद के लिए अलग होता है, ठीक है। तो वो प्रारूप क्या होगा, नेता के लिए, कैबिनेट मंत्री के लिए, या फिर प्रधानमंत्री के लिए कैसा होगा, राज्यपाल के लिए कैसा होगा, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, शपथ पत्र का जो प्रारूप है, जो परफॉर्मा है, जो एक फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट दिया गया है तीसरे शेड्यूल में, जिसको कहते हैं एफर्मेशंस एंड ओथ्स। इसको आप एफर्मेशंस एंड ओथ्स से याद रखिएगा, ठीक है। पहला क्या था, टेरिटरी ऑफ इंडिया स्टार्टिंग विद टी, ठीक है। दूसरा क्या था, ई से एमुलमेंट्स एंड सैलरीज। तीसरा है एफर्मेशंस एंड ओथ, TEA, 3 हो चुके हैं। अब चौथा है आर से, ठीक है। आर से मतलब होता है राज्यसभा की मेंबरशिप को लेकर के जो रूल्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उसको लेकर के बातें की गई हैं। आज मैं डिटेल में इनमें डिस्कस नहीं करूंगा, इनफैक्ट डिटेल में डिस्कस करना भी नहीं है। डिटेल में डिस्कस करने के लिए मैं एक अलग सीरीज़ बनाऊंगा। उस सीरीज़ में मैं एक एक चैप्टर जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है उस पर मैं बात करूँगा। तो चौथा क्या है, आर से है राज्यसभा मेंबरशिप। तो राज्यसभा की मेंबरशिप की क्या गाइडलाइंस होंगी, किस आधार पर आपको राज्यसभा का मेंबर नियुक्त किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें ये चौथे शेड्यूल में बताई गई हैं। उसके बाद आता है 5वां शेड्यूल। 5वें शेड्यूल का नाम है शेड्यूल्ड एरियाज़ के लिए रूल्स, ठीक है। तो ये शुरू होगा एस से, शेड्यूल्ड एरियाज़, ठीक है, TEARS। अब आप एस पे आ गए तो ये क्या बन गया, टीयर्स बन गया। तो चौथा है, 5वां है हमारा एस से शेड्यूल्ड एरियाज़। जो हमारे अनुसूचित क्षेत्र हैं, उन इलाकों में कुछ ऐसी जनजातियाँ रहती हैं, जैसे हमारा जो पूर्वोत्तर का इलाका है, नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, या फिर कुछ और ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आदिवासी जनजातियाँ बहुत ज़्यादा रहती हैं। इनको शेड्यूल्ड एरियाज़ या अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है। इसको घोषित करता है राष्ट्रपति, ठीक है। तो इनको घोषित करने का काम और इनके लिए इनके जो विशेष अधिकार होते हैं उनकी सुरक्षा करने का काम, और भारत का संविधान कुछ हद तक इन पे लागू नहीं होगा, इन सारी चीज़ों का काम, ये सारा का सारा काम होता है। कैसे ये डिसाइड होगा, ये सारा है शेड्यूल्ड एरियाज़ वाले शेड्यूल में, जो कि 5वां शेड्यूल है। उसके बाद छठा शेड्यूल है आपका छठा शेड्यूल में आता है अदर शेड्यूल्ड एरियाज़। पहला था शेड्यूल्ड एरियाज़ 5वां, और छठा है अदर शेड्यूल्ड एरियाज़। ओ से शुरू होता है ये, अदर शेड्यूल्ड एरियाज़, यानी अन्य अनुसूचित क्षेत्र। ये अन्य जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पे अक्सर बवाल चला करते हैं। यहाँ पर भी आदिवासी जनजातियाँ रहती हैं, लेकिन कुछ ऐसी जनजातियाँ रहती हैं जिनमें समस्या इस चीज़ की है कि वो
बाकी जगहों से जहाँ पे अनुसूचित जनजातियाँ रहती हैं। जैसे मध्य प्रदेश की स्थिति अलग है, मध्य प्रदेश भी एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जातियों के लोग जहाँ रहते हैं, अनुसूचित जनजातियों के जातियों के नहीं, अनुसूचित जनजातियों के लोग जहाँ सबसे ज़्यादा मात्रा में रहते हैं, सबसे ज़्यादा गिनती जहाँ पे है, वहाँ की स्थिति अलग है। लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में अगर आप आसाम को देखें, जहाँ पे एक अलग बोडोलैंड को लेके मांग चलती रहती है, जहाँ पे थोड़ी कंडीशन डेलिकेट है वहाँ के लोगों के, शेड्यूल्ड एरियाज़ या स्पेशल जो कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल्ड एरियाज़ के जो लोग हैं, जनजातियों के जो लोग हैं, उनको लेकर के जो कुछ विशेष समस्याएं चलती रहती हैं, उसकी वजह से इन इलाकों को कुछ अलग तरीके से ट्रीट करने के लिए शेड्यूल्ड एरिया से अलग एक शेड्यूल बनाया गया जिसका नाम था अदर शेड्यूल्ड एरियाज़। तो ये छठा शेड्यूल है। छठे शेड्यूल में क्या आता है? अदर शेड्यूल्ड एरियाज़। सातवां क्या है? सातवां है फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरलिज्म का मतलब होता है डिवीज़न ऑफ पावर। एक सेंटर है और एक हमारे यहाँ स्टेट्स होते हैं, तो सेंटर और स्टेट्स के बीच में पावर का डिवीज़न होता है। सारी पावर स्टेट अपने हाथ में नहीं रख सकता और सारी पावर्स आपका सेंटर अपने हाथ में नहीं रख सकता। भारत में जो फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म भी दो तरीके का होता है। एक होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म और एक होता है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। जब हम बात करते हैं कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म की, तो इसका मतलब होता है कि कई राज्य मिलकर एक साथ एक समूह बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, उसे हम कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। जैसे अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूएसए में जो 50 राज्य हैं वो सारे के सारे अपनी मर्ज़ी से एक साथ आए हैं और वो सारे के सारे एक साथ अपने आप में स्वतंत्र भी हैं, लेकिन अपने आप में मिलकर भी रहते हैं। लेकिन इंडिया की तरह उनका रूल नहीं चलता। ऐसा नहीं होता कि कोई अगर सेंटर चाहे या यूएसए चाहे कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करना चाहे और बाकियों को मजबूर कर सके कि तुम ये पॉलिसी अपने यहाँ मानो, वो केवल रिकमेंड कर सकते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं होता। अगर इंडिया में सेंटर ने कोई लॉ पास किया है, कोई ऐसा लॉ पास किया है जिस पे उसका अधिकार है, तो वो पूरे के पूरे देश पर हर राज्य में उसे लागू कर सकता है। जैसे जीएसटी था, एक बार वो लागू हो गया संविधान संशोधन के माध्यम से, तो किसी राज्य ने उसे अनुमोदित किया हो या ना किया हो, उसे जीएसटी के दायरे में आना होगा। तो ये होता है हमारा इंडिया के अंदर जो फेडरलिज्म है वो होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म है। होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म में कोई राज्य ये नहीं कह सकता कि मैं हट के जा रहा हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा तुम्हारे साथ रहने का। तो ये होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म, ठीक है। और यही फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में आपके 7वें शेड्यूल में यानी 7वीं अनुसूची में बताया गया है। तो 7वीं अनुसूची क्या हो गई? फेडरल स्ट्रक्चर स्टार्टिंग विथ एफ, फेडरल स्ट्रक्चर स्टार्टिंग विथ एफ, ठीक है। उसके बाद आता है 8वां शेड्यूल, बहुत ही फेमस शेड्यूल है। इसके अंदर आती हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस। आज की डेट में कुल मिला के 24 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। पहले इसमें जब स्टार्ट हुआ था तो 14, 15 या 16 के अराउंड थी, लेकिन अब इसमें जो है कुल मिलाकर के 24 लैंग्वेजेस हैं। सबसे पहले तो कुछ चीज़ें, कुछ फैक्ट्स याद रखने होंगे जो कि पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। सबसे पहला है कि जो सिंधी भाषा है, ठीक है, मैं नोट करके बैठा हूँ सो दैट मैं कुछ गलती ना करूँ। सिंधी भाषा जो है उसे 21st अमेंडमेंट यानी 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1967 में ऑफिशियल लैंग्वेज में शामिल किया गया था। 1967 में सिंधी लैंग्वेज को 21st अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था, सिंधी भाषा को। उसके बाद हम आते हैं 71st अमेंडमेंट। इसमें आया कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। फिर से सुनिए, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी, ये 3 भाषाएं 71st अमेंडमेंट के बाद भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में डाल दी गई, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। उसके बाद आते हैं BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये 92nd अमेंडमेंट के बाद, 92वें संविधान संशोधन के बाद भारत में 2004 में इन चारों भाषाओं को शामिल किया गया और उसके बाद अब तक और कोई नई भाषा शामिल नहीं की गई। और इन सब भाषाओं के साथ मिल करके अब जो है कुल मिलाकर के 24 भाषाएं हैं। पहले 16 थीं, अब आप ये देखो KNM यानी कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, उसके अलावा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 7 हो गई और एक सिंधी, ये 8 हो गई। तो 16 और 8 24 भाषाएँ आज की तारीख में 8वें शेड्यूल में हैं, ठीक है। तो 8वां शेड्यूल क्या हो गया? ऑफिशियल लैंग्वेजेस स्टार्टिंग विथ O। ये याद रखिएगा, ये एक ट्रिक है याद रखने की, बहुत से लोग इसको यूज़ करते हैं क्योंकि ये सीधे सीधे शेड्यूल पूछा जाता है कि कौन सा शेड्यूल से ये संबंधित है। अगला देखते हैं, ये थे 8 शेड्यूल जो शुरू में थे। इसके अलावा अब जो बाद में ऐड हुए वो कौन से थे? बाद में जवाहरलाल नेहरू के समय में क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया कि लैंड और टैक्स रिफॉर्म्स लागू किए। सबसे पहला लैंड और टैक्स रिफॉर्म जब इन्होंने लागू किया तो उस लैंड और टैक्स रिफॉर्म को एकमोडेट करने के लिए उन्होंने एक नया शेड्यूल जोड़ा जिसको कहा जाता है लैंड एंड टैक्स रिफॉर्म्स। लैंड एंड टैक्स रिफॉर्म्स यानी स्टार्टिंग विथ L से भी याद रखिएगा।
उसके बाद आता है डिफेक्शन यानी कि दल बदल कानून। ये आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है। एंड इट केम आफ्टर 52nd अमेंडमेंट। ये 52वें संविधान संशोधन के बाद 1986 में आया, ठीक है। 1986 में ये आया था दल बदल कानून, और ये 10वां शेड्यूल जोड़ा गया, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। उसके बाद आता है 11वां, जिसमें आता है पंचायती राज, पंचायतें जिसमें आती हैं। तो पंचायतों को कुल मिलाकर के 29 विषयों पर यानी 29 सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाने की छूट दी गई। तो उसको क्या कहा गया, पंचायत, ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कहा गया था। उसमें 29 सब्जेक्ट्स रखे गए कि आप इन 29 सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकते हो। ग्रामीण पंचायतें बना सकती हैं कानून, टैक्स लगा सकती हैं छोटी मोटी चीज़ों के लिए। वो सारा का सारा डिटेल में पढ़ने में पता चलेगा। उसके बाद है, ये आया था 73rd अमेंडमेंट के बाद। ये भी याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है कि कौन से अमेंडमेंट के बाद पंचायती राज जो शेड्यूल है, उससे रिलेटेड जो शेड्यूल है वो किस अमेंडमेंट के बाद ऐड किया गया। तो वो ऐड किया गया था 73rd के बाद। अब आखिरी आता है 12वां, उसका क्या है, उसका है म्यूनिसिपैलिटीज़। पी से पंचायत पिछला वाला था, और एम से 12वां ये म्यूनिसिपैलिटीज़। जैसे पंचायतें होती हैं उसी तरीके से म्यूनिसिपैलिटीज़ ये शहरों के लिए होती हैं, नगरीय निकायों के लिए होती हैं, ठीक है, नोटिफाइड एरियाज़ के लिए भी होती हैं। तो वहाँ पर जो म्यूनिसिपैलिटीज़ का एरिया आता है, उनको लेकर के उनको भी कुछ राइट्स दिए गए, उनको भी कुछ 18 सब्जेक्ट दिए गए जिन पे वो टैक्स लगा सकते हैं। क्योंकि अगर उन्हें डेवलपमेंट करना है उन 18 सब्जेक्ट्स को लेकर के, तो वो ज़मीन होगी, कुएँ होंगे, कुएँ कह रहा हूँ, नलकूप होंगे, स्ट्रीट लाइट्स होंगी, ये सारी चीज़ें उनको लगवानी पड़ेंगी। 18 सब्जेक्ट्स पे उनको अधिकार दे दिए गए कि आप जो है स्वतंत्र हो ये काम अपने इलाके में कराने के लिए, सो दैट उन्हें एमपी या एमएलए का मुंह नहीं देखना पड़ेगा अपने इलाके के। बेसिकली ये जो पंचायती राज आया था वो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के लिए आया था। पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज़ ये दोनों ही डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के लिए आए थे, और इन दोनों का ही इस्तेमाल हुआ था। 11वें और 12वें संशोधन में ये हैं आए हैं, और इनका आज पंचायती राज काफ़ी इस्तेमाल करती है और कानून बनाती है, टैक्स भी लगाती है, सब कुछ करती है। तो ये थे 12 शेड्यूल, और 12वें शेड्यूल में सब्जेक्ट कितने थे, 18। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट चीज़ें। एक तो लैंग्वेजेस का आप याद रखिएगा कौन कौन सी शामिल की गई थी 8वें शेड्यूल में, और एक ये याद रखिएगा, चाहें तो आप मेरे उस वीडियो के उस सेक्शन को बार बार रिवाइज़ करके देख सकते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको हर एक शेड्यूल से रिलेटेड पहला जो लेटर है वो आपको याद दिलाया था। सबसे पहला क्या था, टेरिटरी ऑफ इंडिया, टी। दूसरा क्या था, ई, एम्यूलमेंट्स एंड सैलरीज। तीसरा क्या था, ए, TEA, ए फॉर एफर्मेशंस एंड ओथ, ए हो गया। उसके बाद आया आर, राज्यसभा मेंबरशिप। उसके बाद आया एस, ठीक है, शेड्यूल एरियाज़, ये क्या बना, टीयर्स। उसके बाद आया ओ का मतलब है अदर शेड्यूल एरियाज़। उसके बाद आया एफ, फेडरल स्ट्रक्चर, तो ये क्या बन गया, ओ और एफ, ओफ, ठीक है। तो क्या हो गया, टीयर्स ऑफ, ठीक है। अब क्या आया, ओ, ऑफिशियल लैंग्वेज। फिर आया एल, लैंड एंड टैक्स रिफॉर्म्स। फिर आया डिफेक्शन, डी। सो OLD, ये क्या बन गए, ओल्ड। तो अभी तक क्या बना, टीयर्स ऑफ ओल्ड। एंड देन अब क्या आया 11वें नंबर पे, पी फॉर पंचायत, ठीक है, एम फॉर म्यूनिसिपैलिटी। तो PM, सो क्या बन गया, ये टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, ठीक है। तो टीयर्स ऑफ ओल्ड PM ये एक ट्रिक है जिससे बहुत से लोगों ने, मैंने कई और वीडियोस भी देखे और मुझे ये आसान भी लगा कि हाँ इस तरीके से आप ये सारे शेड्यूल्स एक फ़नी वे में याद भी रख सकते हो, एंड इट हेल्प्स यू टू मेमोराइज़ इट। सो बेसिकली ये नेमोनिक आपके काम आ जाएगा, और समझ तो आपको आ ही गया होगा। और अगर आपने ये वीडियो समझ लिया है, इतना भी देख लिया है, और एक दो बार अगर आप देख लेते हैं, तो शेड्यूल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। सिंपल सा क्वेश्चन आता है, डिफेक्शन कौन से शेड्यूल में। ये पिछले 3 साल से मैं हर साल UP PCS के पेपर में देख रहा हूँ। उसके अलावा UPSC के पेपर में, IAS के एग्ज़ाम में भी आ जाता है। और एक पंचायती राज में कितने सब्जेक्ट्स हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा म्यूनिसिपैलिटीज़ में कितने सब्जेक्ट्स हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और कौन कौन सी लैंग्वेजेस किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद कब ऐड की गई, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय, एंड लेट मी नो कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और इसको प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे बताइए कि इसमें कुछ और अगर आपको जानना है तो मैं आपको उसमें कवर करूँगा। वैसे इस पूरे प्लेलिस्ट में मैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक्स हैं, जो एग्ज़ाम्स में आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, उनको कवर करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।